आपकी आवाज कम आ रही है। हम लोग जैसे जानते हैं, हम लोग वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन इंटरव्यू। एंड इट्स माय ऑनर कि हम लोग के साथ मिस्टर अनुज अग्रवाल हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी एंड इज आल्सो एडिटर इन चीफ ऑफ डायलॉग इंडिया। एंड लास्ट 14 साल से मैं अनुज सर के साथ एसोसिएटेड हूँ। मैं कैरियर प्लस में पढ़ाता भी हूँ। सो इस टाइम में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि लोग सब कोई वेट कर रहे हैं अनुज सर को सुनने के लिए। तो ओवर टू यू अनुज सर। ओके, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों तक? सर सब किसी को म्यूट किया हुआ है अभी। सर जिसको भी है प्लीज अपना रिप्लाई आप लोग मैसेज में करें। आप तक विकास विशाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हाँ ना मेरी? सर, मेरे पास आ रही है आवाज सर। ठीक है, तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग एक बड़े एग्जाम के लिए और एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आपसे भी ज्यादा मैं विशाल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। याडूश्री के माध्यम से वो इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है। और आप सब लोगों को एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो टिप्स हैं हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो एक फंडामेंटली जब हम लोग कोई भी किसी को भी रिक्रूट करते हैं, देखिए हम अपना माइंडसेट अगर बनाएं कि अगर आप अपने घर में एक नौकर भी रखते हैं, तो ना एक चपरासी भी रखते हैं अपने ऑफिस में, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर तय करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही जब आप किसी को रखते हैं अपने घर में एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय भी, तो आप 2-3 दिन में देखते हैं उसका काम, उसकी परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ पैरामीटर तय किए हुए हैं उसके लिए कि भाई एक अगर एक सफाई के लिए रखा है एक बंदा, अगर वो सफाई ठीक से नहीं करता है तो आपको लगेगा 3-4 दिन बाद भाई ये आदमी परफेक्ट नहीं है, और आप उसको उठाकर बाहर कर देते हो, निकाल देते हो। तो एग्जैक्टली किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड, आप एक तरीके से रिक्रूटमेंट बोर्ड बन गए उस फोर्थ क्लास वर्कर के लिए। ऐसे ही जब बीपीएससी को अपने यूनिवर्सिटीज में कुछ लेक्चरर चाहिए, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, तो उसने कुछ पैरामीटर तय किए हैं। तो आपका इंटरव्यू जो है उसका पर्पज यही चेक करना है कि आप उन पैरामीटर्स पर डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो, उन पर खरे उतरते हो कि नहीं उतरते हो। तो इसलिए बहुत सीधी सी बात है, आपको एक टीचर के रूप में अपनी अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली टीचर क्या है हमें ये समझना पड़ेगा, और टीचिंग क्या है ये भी समझना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे ऑलरेडी टीचिंग में हैं, मुझे जैसे पता चला है कई कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीजी और के साथ डॉक्टरेट भी की हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम उतने सक्सेसफुल टीचर हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो हमारे अंदर क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिससे हमें लगता है कि हम अपने आप को बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को टीचर के रूप में एक सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर उसके स्टूडेंट्स होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? अगर आपके स्टूडेंट आपसे कन्विंस है, सेटिस्फाइड है और कैरियर में एक अच्छी लेवल पर सेटल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स, जिन टीचर्स से वो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट, वो उसको सेटिस्फैक्ट्री गाइडेंस दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए किसी भी टीचर का जो रोल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो अगर अपने स्टूडेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दे पाता है, उसमें उसकी मौलिकता का विकास कर सकता है, उसमें नवाचार दे सकता है, उसको रिसर्च ओरिएंटेड बना सकता है, एक ऑटोनोमस माइंड सेट उसका तैयार कर सकता है, तो वो टीचर सक्सेसफुल होता है। लेकिन टीचिंग का सबसे बड़ा जो रिलेशन होता है वो नॉलेज से होता है। अगर आप पे अच्छी नॉलेज है और आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो इंटरव्यू बोर्ड की सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं ये चेक करनी है कि आपके अंदर वो उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं है जो एज ए टीचर उनको चाहिए। नॉर्मली हमें लगता है हम
फर्स्ट क्लास है, हमारी बहुत अच्छी परसेंटेज है, हम डिस्टिंक्शन होल्डर है और हमारे पास गोल्ड मेडल भी है, हमारा सब कुछ है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन ना होने के पीछे आपकी नॉलेज नहीं है। अगर आप उसको डिलीवर नहीं कर पाए, उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए अपने स्टूडेंट्स तक, वो तो कैपेबिलिटी नहीं है आप में, तो उस नॉलेज की कोई मायने नहीं है इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव है कि एक आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंस्पायरिंग होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट आपसे एक जुड़ाव महसूस करे, एक मैग्नेटिज्म होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में। और दूसरा, आपकी बात इतनी कन्विंसिंग, इतनी इफेक्टिवली डिलीवर होनी चाहिए कि वो उसको उसी रूप में, जिस रूप में आप कहते जा रहे हैं, उस हिसाब से अडॉप्ट करता जाए, एब्जॉर्ब करता जाए और अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नॉलेज को एनहेंस करता जाए। तो हम लोगों में अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम 2 या 3 या 4 लोग आपस में बैठ सकते हैं, एक दूसरे को से डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ मॉक इंटरव्यूज एक दूसरे के ले सकते हैं, क्योंकि और जो भी हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट के भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिस भी हमने हमारा जो बैकग्राउंड रहा जिस भी सब्जेक्ट का, उसमें 9th से लेके और ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और फिर अगर हमारे रिसर्च पे हमारा टॉपिक रहा है, उस सब पर आपकी कमांड होनी चाहिए। कोई भी बोर्ड ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर पोर्शन की नॉलेज अच्छी नहीं है। यू मस्ट हैव कमांड ऑन ऑल द टॉपिक्स एंड ईच एंड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, क्योंकि ये सारा का सारा जो गेम है वो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर के रूप में सिलेक्शन का है। तो वो सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपकी कमांड अपने सब्जेक्ट पे। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी इंटरव्यू में, किसी पर्सनैलिटी टेस्ट में जो सबसे बड़ा वर्ड आता है वो पर्सनैलिटी ही आता है। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी एग्जैक्टली? हमारा व्यक्तित्व क्या है? नॉर्मली हम समझ नहीं पाते कि हमारा व्यक्तित्व को हम डिफाइन कैसे करें, डिस्क्राइब कैसे करें। तो जो कुछ भी हमारे भीतर है, जो भीतर हमारे क्या होगा, नॉलेज होगी। जो कुछ हमने अपने 20, 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल के कैरियर में जितना कुछ ज्ञान एब्जॉर्ब किया, दिमाग में इकट्ठा किया है, वो जब पर्सनैलिटी आपकी जो होती है वो उसको ही रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप किसी खराब माहौल में रहोगे, गंदे लोगों के बीच में रहोगे, गाली गलौज वो देते रहेंगे, गलत बातें करेंगे, फालतू की लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपके मुंह से भी वही चीज निकलनी शुरू हो जाती है। जब आप अपने आप को सब्जेक्ट की नॉलेज के बीच में, ज्ञान के बीच में, और जितने भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बीच में रखेंगे, कॉन्टेम्परेरी नॉलेज, जितने भी इश्यूज हैं उनके बीच में रखेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी से, यानी आपके कम्युनिकेशन में वही सारी चीजें निकलेंगी, आपके मैटर ऑफ डिस्कशन वही होंगे। तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी इंटरव्यू है, उसका पर्पज जो है, वो इंटरव्यूअर जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपने इनहेल किया, जो नॉलेज आपने इकट्ठी की है, वो आपकी पर्सनैलिटी के रूप में रिफ्लेक्ट हो रही कि नहीं हो रही। तो जो आपके भीतर है वही आपके बाहर आना चाहिए। दिस इज द पर्सनैलिटी। अगर आपके भीतर, यहां अंदर मिट्टी भरी है, गोबर भरा है, तो गोबर ही निकल के आएगा, बहुत सीधी सी बात है। और यहाँ ज्ञान भरा है तो निकल के आएगा। अब जब ज्ञान अधूरा होगा, हमारी जो वर्किंग है हमारे टॉपिक्स पर अच्छी से नहीं होगी, हमने अपने रिवाइज नहीं किए होंगे टॉपिक्स को, तो वो कहीं ना कहीं हम अटकेंगे, हम घबराएंगे, हम परेशान होंगे, हम ब्लफ मारेंगे, हम झूठ बोलना शुरू कर देंगे और वहीं हम पकड़े जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अपने सारे कंटेंट सब्जेक्ट के बहुत अच्छे से हमें उनको मथना है, उनको अच्छे से रीड भी करना है, उनको एनालाइज भी करना है, और उनको और स्मूथ करना है आपस में डिस्कशन से। क्योंकि हमारे इंटरव्यू का मेजर पार्ट जो होना है, हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज ही होनी है। और वो कहीं ना कहीं आप जब उनसे बात करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितने कन्विंसिंग वे में आप उसको डिलीवर कर पा रहे हो, वही आपकी टीचिंग एफिशिएंसी दिख जाएगी। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपकी एंट्री और एग्जिट होती है। कभी भी जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कितने इफेक्टिवली, कितने स्मार्टली अपने आप को एंटर करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। उस समय जब एंटर करते हुए जब बोर्ड आपको देखता है तो आप वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो उस समय आप वेल ड्रेस्ड हैं, एक बड़ा स्माइलिंग फेस है आपका, बड़ा कंफर्ट फील कर रहे हैं, आपकी चाल में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपकी ड्रेस कैसी है,
आप उसमें एक टीचर के रूप में जैसा लगना चाहिए, एक आपकी एक इमेजिनेशन होती है कि एक अच्छा टीचर क्या होता है। आपने अपने पूरे कैरियर में जितने भी टीचर से पढ़े होंगे उसमें 2 3 4 की एक पिक्चर, एक इमेज आपके माइंड में बनी हुई है आज भी, और आज भी करता है सर उन्होंने जो बताया था ना आज मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो वो पर्सनैलिटी, वो इमेज आपकी वहां बोर्ड को फर्स्ट साइड फील होनी चाहिए, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनी डिस्कशन। आपका बॉडी पोस्चर, आपका कॉन्फिडेंस, और जो आपकी एंट्री है, जितनी स्मार्टली आप एंटर करेंगे उसमें ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है, और आपकी 90% जजिंग उसी उसी मूवमेंट पे हो जाती है। कितने कॉन्फिडेंटली आगे आप फिर जैसे एंटर करते हैं, उसके बाद जब बोर्ड आपसे कहता है प्लीज कम इन, आप पूछते हैं मैं आई कम सर, और उसके बाद जब आप चेयर के पास पहुंचते हैं तो जब तक वो ना कहें आप बैठेंगे नहीं चेयर पर। एंड जब आप बैठेंगे तो बहुत स्मार्टली बैठेंगे, आपके दोनों हाथ आपके दोनों पैरों पर होंगे, और आपकी फाइल जो होगी आपकी साइड में होगी, और बहुत स्माइली फेस रखते हुए आप सबकी तरफ सबको विश करेंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बोर्ड आपसे पूछेगा क्वेश्चन, जो भी अगर एक भी 4 या 5 या 6 मेंबर्स बोर्ड में होंगे, तो आपको जब उसका जवाब देना है उस क्वेश्चन का, तो आपको किसी एक की आंख में देख के जवाब नहीं देना है, आपको सबको इक्वली देखना है। क्योंकि आपसे बोर्ड के रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक पर्टिकुलर मेंबर पूछ रहा है जरूर, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जो आपका आंसर है वो पूरे बोर्ड के लिए होगा। तो अक्सर हमारा आई कांटेक्ट बहुत खराब होता है, हम अक्सर उसकी आंखों में देख लेते हैं, देखते रहते हैं, या आगे झुका लेते हैं, या हम हिचकिचाते रहते हैं, हम गड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन हमें बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, और सब बोर्ड मेंबर्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए, सबको सामने लेते हुए हमने जवाब देना है। और यहीं पर अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो कई बार हमें उसकी नॉलेज नहीं होती है, हमें पता नहीं होता कि भाई इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, और हम वहां पर आधा अधूरा आंसर देने की कोशिश करते हैं, कुछ याद मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, और वहां आप फंस जाते हैं। बहुत सिंपल सा है कि यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रूथफुल टू द बोर्ड। बिल्कुल ईमानदार रहना है, बिल्कुल सत्यवादी रहना है, और अगर हमें नहीं आता है तो बहुत ईमानदारी से मना कर देना है, सर वी डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे इसका उत्तर नहीं आता। अगर आप ब्लफ मारेंगे तो वहां आप फंस जाएंगे, और वहां से आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू होगी। लेकिन अगर आप स्मार्टली मना कर देते हैं तो वो उसको बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं कि ये बहुत समझदार और ईमानदार व्यक्ति है, और ये कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ चीट नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करेगा, उसको मिसलीड नहीं करेगा। तो आपकी ऑनेस्टी आपका सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। हमेशा जब भी हम कोई भी क्वेश्चन का जवाब देंगे तो हमें हमें बहुत बैलेंस रहना है, और हमें प्रो कॉन्स्टिट्यूशन रहना है। हमें संविधान के अनुरूप जवाब देना है, किसी विचारधारा के पक्ष में या विरोध में जवाब नहीं देना है। हमारी जो भी विचारधारा है वो हमारे संविधान की विचारधारा है, निष्पक्षता से देना है, बहुत ईमानदारी से देना है, और हमें बहुत नपे तुले शब्दों में देना। जितने हम नपे तुले शब्दों में, कम शब्दों में ज्यादा अच्छे से अगर बात कह सके तो वो हमारी विद्वता का प्रदर्शन होगा। अक्सर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, और ज्यादा एक्सप्लेन करने में हम फिर मैटर को डाइल्यूट कर देते हैं। हमें ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें टू द पॉइंट बहुत ईमानदारी से बात बतानी है, और वो बड़ी कन्विंसिंग होनी चाहिए। या हम अगर 3 4 लाइनों में, 5 लाइनों में हमने जवाब दिया और बोर्ड को ऐसा लगा कि हाँ भाई इससे अच्छा कोई जवाब ही नहीं हो सकता, तो उतनी स्मार्टली, उतनी हमारी एडिटिंग कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो उतनी बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि एक टीचर के रूप में उनकी अपेक्षा है कि आप के पास हर प्रश्न का जो भी उसका एक रेडीमेड सा आंसर आपके पास पहले से होगा, और आपको सिर्फ वहां उसको प्रेजेंट करने आ रहे हैं। अगर बोर्ड को ये लग गया कि हाँ इज वेल नॉलेजेबल और इज कम्युनिकेशन स्किल वेरी गुड, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाना है। क्योंकि वो जो आपके 100 मार्क्स एकेडमिक वाले और ये 15 हमारे इंटरव्यू वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी इन 15 नंबरों से डिसाइड होगी। दूसरी बात है कि हम कहीं पर भी नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे कहीं, क्योंकि कई बार कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने की वजह से जब भी बोर्ड उनसे प्रश्न पूछता है तो बड़े नेगेटिव से आंसर देते हैं, बड़े होपलेस से हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता, स्टूडेंट बदल नहीं सकते हैं, और ये सरकारी सिस्टम सब ऐसे ही है, ढकोसला है। तो वो एक नेगेटिव सा रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, हमें सिस्टम पे भी ट्रस्ट रखना है, सरकार पे ट्रस्ट रखना है, हमें आने वाली जनरेशन जो है उस पर ट्रस्ट रखना है, पूरी एजुकेशन सिस्टम पे बड़ा ट्रस्ट रखना है कि हम में हर जगह बदलाव कर सकते हैं, और हम में वो ताकत है, हम उस बदलाव को के सूत्रधार बनेंगे। तो आप जो कमियां हैं हर जगह, लेकिन हम एक टीचर के रूप में जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, जो कमियां हैं, खामियां हैं हमारे कॉलेज में होंगी या हमारे सिस्टम में होंगी या हमारे स्टूडेंट्स में होंगी, उनको दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। इस तरीके से हम पॉजिटिव जिम्मेदारियों को का भार लेने वाला अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शरीर कभी हिलता रहता है, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, कोई हाथ हाथ ऐसे हिलाता रहता है, कभी हमें कभी भी हाथ नहीं हिलाने, हम ऐसे एक्सप्लेन का शुगर देते ये, या कभी खुजाने लगते हैं सिर को, कभी ऐसे करने लगेंगे, घबरा जाएंगे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमारे थ्रू आउट इंटरव्यू दोनों हाथ जो हमारे पैरों पर रहने हैं, हमारे हाथ जो है हमारी बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, हमारी आंख आई कांटेक्ट हमेशा बहुत प्रॉपर रहना चाहिए, हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहनी चाहिए, हम कहीं भी प्रेशर में नहीं महसूस होने चाहिए। तो अक्सर वो ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रश्न पूछ सकते हैं जो हमें कई बार इरिटेट भी कर सकते हैं, कई बार प्रोवोक भी कर सकते हैं, हमें चढ़ाने के लिए कि हमारा टेम्परामेंट चेक करने के लिए वो प्रश्न पूछेंगे, और हमने टेम्पर लूज कर दिया और हम वहीं पर ही फ्लॉप हो गए। हमें थ्रू आउट किसी भी क्वेश्चन में टेम्पर लूज नहीं करना है, कहीं पर भी हमने पजेसिव नहीं होना है, और हमें उन्होंने प्रश्न पूरा भी नहीं किया हमने फटाफट जवाब देना शुरू कर दिया, ऐसा भी नहीं होना है। हमें पूरे इत्मीनान से सवाल सुनना है, 10 सेकंड वेट करना है, उसके बाद और फिर आराम से उसका बड़े प्रॉपर में और बड़े बैलेंस तरीके से जवाब देना है। ना हमारी आवाज बहुत ऊंची होनी चाहिए, ना हमारी आवाज बहुत नीची होनी चाहिए। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में जिस तरीके से बात होती है हमें उतना ही टोन रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रेशर में आ जाते हैं, जब हमने बोर्ड के सामने फॉर्मली प्रेजेंट होते हैं तो एक दबाव रहता है हमारे ऊपर, और हम जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, या हमारी आवाज निकलनी ही बंद हो जाती है। तो हमें कभी भी अपनी साउंड क्वालिटी जो है उसको, उसकी पिच को डिसबैलेंस नहीं करना है, बहुत नॉर्मल, बहुत कंफर्टेबल लेना है। हम ऐसे ही जैसे हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, और अगर हम हमारे पास नॉलेज है तो फिर हमारे पास घबराहट होने की कोई प्रश्न नहीं उठता है। जब नॉलेज अधूरी रहेगी हम हमेशा घबराए रहेंगे। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट पे, अपने कंटेंट पे अपनी पूरी पकड़ हमें रखनी है। एक प्रश्न आता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज करें हम वहां पर, तो जो भी आप, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, हम उस भाषा में ही बात करेंगे वहां पर। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती तो हिंदी में ही जवाब दीजिए, अंग्रेजी अच्छी आती है अंग्रेजी में जवाब दीजिए, और कहीं पर ऐसा लगता है कुछ शब्द हिंदी या अंग्रेजी के इस्तेमाल भी करने हैं तो एक बोलचाल की भाषा में ऐसा हो जाता है, मिक्स लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं। हमारा पर्पज या बोर्ड का पर्पज जो होता है वो हमेशा ये होता है कि आप जो पूछ रहे हैं उसका सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप मिक्स लैंग्वेज जो सामान्य बोलचाल में की भाषा होती है उसमें दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपसे जो सब्जेक्ट के टेक्निकल वर्ड्स हैं उन पर आपकी पकड़ जरूर देखी जाएगी कि हाँ, आप सब्जेक्ट की जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसकी डेप्थ है, उसकी डायमेंशंस है, वो अच्छे से आपके पास है कि नहीं है। अब आपको सब्जेक्ट की बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही ढंग से, वो शब्द याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं लगे कि ये एक अधूरा व्यक्ति है, ये अभी भी खोज रहा है, सब्जेक्ट की डेप्थ ही खोज रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी एक पोजीशन नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो कॉमन सेंस बेस्ड होंगे, वो सब्जेक्ट से लिंक नहीं होंगे। आपको आपकी कॉमन सेंस, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी एक्सटेम्पोर अप्रोच देखने के लिए, या आपकी डिसीजन मेकिंग चेक करने के लिए, या आपकी लीडरशिप स्किल देखने के लिए होती है, या क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक टीचर को, स्टूडेंट को, सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैनेज करना होता है, और अक्सर जब एग्जाम्स लेने होते हैं तो बड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट वाली स्थिति होती है
कि कुछ भी घटित हो जाता है, उस समय मैनेजमेंट कैसे करे वो, या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर क्लास में अगर टीचर होता है तो स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है। तो जब नहीं आना है तब भी उसको एम्ब्रेसिंग पोजीशन ना हो उसकी, और कैसे कन्विंस करे स्टूडेंट्स को, वो टैकलिंग भी देखी जाती है। क्योंकि टीचिंग जो ट्रैक्स होते हैं, टीचिंग के टूल्स जो होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, दिखने चाहिए कि हम किसी भी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि हम अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, फिर हम रीडर बन जाएंगे, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर प्रिंसिपल बन जाएंगे, फिर वाइस चांसलर बन जाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए हम कभी भी हायरार्की में नहीं होते। स्टूडेंट के लिए कोई प्रोफेसर है तो कोई मतलब नहीं है, और प्रिंसिपल है तो कोई मतलब नहीं है। उसको अगर पूछने गया आपसे और आपने उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया और आप वाइस चांसलर हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो टीचर ऑलवेज रिमेन टीचर। ये एक सबसे फंडामेंटल चीज है टीचिंग प्रोफेशन की, जो आपको बिल्कुल रट लेनी चाहिए कि टीचर जो होता है वो हमेशा टीचर रहता है। ये प्रमोशन होना, आगे बढ़ना, ये आपका अपना कैरियर का अपना पाथ है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए टीचर हमेशा टीचर ही रहेगा, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं होगा, उससे कम कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब भी वो नया बैच आएगा, बिल्कुल नए स्टूडेंट आएंगे और आपको उनको जीरो से बताना पड़ेगा, आपको बेसिक से समझाना पड़ेगा। वहां आप कितने भी नॉलेजेबल हो, कितने भी आप स्टफ वाले हो, वो कोई काम नहीं आएगा। आपको भाई जीरो से शुरू करनी है, एबीसीडी करके उसको बताना है। और वहां आपने एरोगेंसी दिखा दी है, उसको ह्यूमिलेट कर दिया, या उसके तुझे कुछ नहीं आता है, तो वहां आप फ्लॉप हो जाते हैं। वो आपसे कन्विंस होना बंद हो जाएगा, आपकी क्लास अटेंड करना बंद कर देगा। तो इसलिए आप जब बोर्ड में रहे तो आपका वो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, वो कन्विंसिंग अप्रोच, वो सबको साथ लेकर चलने की भावना आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। क्योंकि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वालिटी वो चेक करेंगे कि भाई ये हर मोड का स्टूडेंट होगा, हर एक सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, सबका बैकग्राउंड जो एकेडमिक बैकग्राउंड भी अलग अलग होती है कई बार स्टूडेंट्स की, और उनका जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होता है। कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, कोई किसी कास्ट से। तो आप कास्ट से, रिलीजन से, रीजन से डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और किसी भी मेंटल स्टेटस का हो, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जिसकी थोड़ी सी नॉलेज कम हो या उतना एफिशिएंट नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देके उसको बाकी स्टूडेंट के पैरेलल लाने की कैपेसिटी आप रख सकते हो। उतना पेशेंस है आप में कि नहीं है। तो टीचिंग बड़े पेशेंस का प्रोफेशन है। टीचिंग हर एक नहीं कर सकता। नॉलेज बहुत सारे टीचर्स हैं सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं होते, जबकि बहुत नॉलेजेबल होते हैं, क्योंकि उनका टेम्परामेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता। और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करते हो, टीचिंग करते हैं, वो टीचर नहीं बन पाते, क्योंकि हर एक का बेसिक एप्टीट्यूड होता है हर प्रोफेशन का। तो सबसे पहले फंडामेंटली चेक कीजिए कि आप रियली आपके अंदर एक टीचर है कि नहीं है, वो पैशन है कि नहीं है, जो एक टीचर के अंदर होना चाहिए, वो बेसिक एप्टीट्यूड आपके अंदर है या नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ दिस प्रोफेशन। वो ओरिएंटेशन आप में पढ़ने का जुनून होना चाहिए, पढ़ाने का जुनून होना चाहिए। और आपको ये पता होगा कि अगर आप किसी को कुछ भी बता रहे होते हैं तो कन्विंस होता है कि नहीं होता। अगर आप अपने सामने वाले लोगों को आज कन्विंस नहीं कर पाते तो टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा काम डिलीवरी ही है। इसमें जितनी नॉलेज अब तक सोसाइटी ने गेन करी है, उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको अपने स्टूडेंट को डिलीवर करना है, जिससे वो उस नॉलेज को इनहेंस करे और उससे आगे उसको बढ़ा सके, एकोमोडेट करेगा और इनहेंस करेगा उसमें, है नहीं। तो इसलिए वो चीज पैशन दिखना चाहिए, उसको लगे कि ये द पर्सन इज मेड फॉर द टीचिंग ओनली। तो वो अगर हम कन्विंस करा पाते हैं बोर्ड को, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन कोई मुश्किल नहीं है ना, कुछ भी उसमें कोई हर्डल ही नहीं है, एक फॉर्मेलिटी रहेगी आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका बायोडाटा, क्योंकि आपके बायोडाटा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने थ्रू आउट लाइफ में क्या क्या किया है, कौन कौन सी डिग्री ली है, कौन से डिप्लोमा लिए हैं, कौन से आपके अचीवमेंट्स रहे हैं, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने पार्टिसिपेट किया, आपके पेपर प्रेजेंटेशन आपके कुछ रहे होंगे,
तो जितना कुछ भी आपने किया है उसको सिस्टेमेटिकली प्रेजेंट करना आपको अभी फाइल बना के ले जानी पड़ेगी, जो बोर्ड के सामने रहेगी। उसमें कुछ भी ना छूट पाए, और उसमें जो कुछ भी है वो उसकी सारी डेप्थ और समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि उससे लिंक्ड कुछ भी होगा वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब आपने एक पर्टिकुलर पेपर प्रेजेंट किया और उससे रिलेटेड डिटेल डाल दी उसमें, और जब उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आपका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं लग जाएगा कि ये सब चोरी चकारी वाला मामला है, इधर से कहीं से जुगाड़ करके इसने पेपर प्रेजेंट करा लिया और कुछ इसका अपना एफर्ट नहीं है। तो ऐसा कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारा काम हमने किया है वो ओरिजिनली भी होना चाहिए, और हम उसके बारे में बहुत इफेक्टिवली कॉन्फिडेंटली बोर्ड को कन्विंस करने की स्थिति में होने चाहिए। सबसे बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, क्योंकि एक जो हाईली एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं उनको पास अपने खाली टाइम को कैसे यूज करना है इसका एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया होना चाहिए। बड़े कंस्ट्रक्टिव और बड़े पॉजिटिव लोग होने चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिवली अपने टाइम को यूज करेंगे तो समाज को एक सही दिशा दे पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को सही गाइड कर पाएंगे। तो आपकी हॉबीज क्या है? किसी की रीडिंग हो सकती है, किसी की स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, किसी की म्यूजिक हो सकती है, किसी की गार्डनिंग हो सकती है, तो किसी का जो भी कुछ हो, तो उसके बारे में पूरी डेप्थ आपके पास होनी चाहिए। उसमें उसके लिए आपका पैशन दिखना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं आप वो उसको करके जरूर लेके जाएं। ठीक है, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बहुत सिस्टमेटिकली आपकी फाइल में होने चाहिए जो आप बोर्ड को देंगे। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हम सब्जेक्ट के बारे में जब बात होती है किसी बोर्ड में, तो हम 9th 10th 11th 12th के उस सब्जेक्ट को कई बार ना आउट साइडलाइन कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने 9th 10th 11th 12th के उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज जो होती है वो एक बार जरूर रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर वो सही रहेगी तो फिर आगे की जो ग्रेजुएशन की आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फंडामेंटल अगर क्लियर होते हैं तो आप बहुत इफेक्टिवली बहुत स्मार्टली अपनी चीजों को बोर्ड के सामने रख पाते हैं। अब सबसे एक रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, आपके स्टेट से रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है कि बिहार बोर्ड में आप जा रहे हैं तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम में क्या 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 कमियां हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं बिहार के एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की स्पेशली, यूनिवर्सिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं बिहार में। इसके अलावा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें अब आप लोगों का एक बड़ा मेजर रोल होने जा रहा है। आप एज ए टीचर अपॉइंट होने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में काम करना है, नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्लानिंग्स हैं, क्या आगे चेंजेस हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और जितनी बिहार के से रिलेटेड करंट अफेयर्स है और बिहार का के जो बेसिक पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जो भी सोसाइटी का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और जो समस्याएं हैं उनका एक क्या एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में हमारा एक वर्ड व्यू होना चाहिए। जब भी हम निकलेंगे बोर्ड से इंटरव्यू देने के बाद तो हमें सबको एक विश करना है। हम कलेक्टिवली विश भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली सबको अलग अलग भी कर सकते हैं, और अगर सुबह का समय हम गुड मॉर्निंग भी कर सकते हैं या नमस्ते भी कर सकते हैं। ये हमारे अपने ऊपर है, हम जरूरी नहीं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग करें, हम नमस्ते भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का भाग है। हमारी ड्रेस जो होनी चाहिए हमारी संस्कृति हमारे प्रोफेशन के अनुरूप होनी चाहिए। तो कुछ लोग जो लड़के हैं जो जेंट्स हैं वो सूट भी पहन सकते हैं, इस समय मौसम अच्छा है, या वो सदरी भी पहन सकते हैं, जैकेट भी पहन सकते हैं, जैकेट भी इस समय अच्छी आपको लग सकती है। लड़कियां जो है वो साड़ी ही प्रीफर करें मेरे ख्याल से। अगर सूट पहनना है तो फिर वो वेल ड्रेस बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं दिखना चाहिए आपको, आपके बाल भी व्यवस्थित होने चाहिए, आपका
एक चेहरे पे लाइट सा मेकअप जरूर करके जाए, जिससे ऐसा ना लगे कि आप बहुत एवरेज से लग रहे हो या सोए सोए लग रहे हो। तो हम एक खिली हुई पर्सनैलिटी, एक जब फॉर्मल लाइफ में जाता है आदमी, तो जैसे जाता है उस तरह के हम दिखने चाहिए। हम इसमें बहुत ज्यादा आइडियल बनने की कोशिश ना करें, अरे नहीं हम तो कैजुअली जाएंगे या हम तो ऐसे ही रखेंगे जी। तो हमें ऐसा नहीं रखना है, हमें फॉर्मली प्रेजेंट जाना है, तो हमें फॉर्मल दिखना चाहिए। बोर्ड की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप फॉर्मली आएंगे, और प्रॉपर विशेष करके जब हम बाहर जाएंगे तो बहुत आराम से दरवाजा बंद करके फिर अपना काम करेंगे। लेकिन हम इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद कुछ भी जो कैंडिडेट्स बाहर उसमें, तो हमने किसी से ना पहले बात करनी और ना इंटरव्यू के बाद बात करनी। जब हम उस माहौल से बाहर निकल जाएंगे इंटरव्यू बाहर वेटिंग रूम से, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मोटी मोटी मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब आपके क्या क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर आप पूछेंगे तो फिर ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं उसी डायरेक्शन में आपको जवाब देना शुरू कर दूंगा। जिसको क्वेश्चन पूछना है अनुज सर से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और आप क्वेश्चन पूछ के वापस से म्यूट अपने आप को कर लीजिएगा। एक एक करके पूछें तो सब इजी रहेगा। ठीक है, अनुज सर सबका आंसर देंगे और हम लोग सबको ही उम्मीद करते हैं जो अपने सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनेंगे। हेलो, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ पावर प्रेजेंटेशन भी देना होगा क्या? नहीं, पावर प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते मेरे ख्याल से। ऐसा प्रोविजन है भी नहीं, उन्होंने कुछ कहा क्या ऐसा है। ओके। सर दूसरी ये बात कि ये जस्ट मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट। ये इंटरव्यू होगा सिर्फ टीचिंग के लिए होगा या रिसर्च ओरिएंटेड भी होगा? देखिए, कॉलेज के लिए आपसे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बुला रहे हैं तो आपसे डेप्थ तो सब्जेक्ट की अच्छे से पूछी जाएगी। तो सब्जेक्ट के बारे में आपकी पकड़ होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब पीजी के लेवल के स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ा सकते हो, इस लेवल का होगा, ग्रेजुएशन के भी और पीजी के। तो मेनली ये टीचिंग ओरिएंटेड इंटरव्यू होगा, रिसर्च प्योरली ओरिएंटेड नहीं? भाई उनको आपके अंदर के टीचर को देखना है। भाई आप अगर अपने यहाँ एक अकाउंटेंट रखोगे तो क्या देखोगे उसका, आप उसकी अकाउंटिंग कैपेबिलिटी देखोगे ना, और दूसरी चीज देखोगे कि वो ऑनेस्ट है कि नहीं है। कहीं पता चला गड़बड़ निकला, आपने अकाउंट्स का और पैसों का काम दे दिया और पैसे लेके भाग गया। तो टीचिंग के साथ भाई अगर आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर को रखने जा रहे हैं तो उनकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके अंदर के टीचर को तलाशना, कि जिस पोस्ट के लिए रख रहे हैं कल को आपको उनको, आप तो जिस दिन उनको आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, सैलरी शुरू हो जाएगी और फिर आपको वापस नहीं ले सकते वो। तो आपके अंदर उन्होंने लॉन्ग टर्म अगर दिख रहा है कि हाँ इसमें डेडिकेशन है, इस व्यक्ति में, इसमें बड़ा एक एंथुसिज्म भी है और बड़ा पैशन है अपने प्रोफेशन के लिए, ही वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे। भाई आप ग्रेजुएशन में आप बिल्कुल सिंपल सोचिए कि आप जब एज ए स्टूडेंट कॉलेज जाते थे तो आप अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसी पर्सनैलिटी चाहिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसा कम्युनिकेशन स्किल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसी नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपके अंदर होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू। सर मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा। ये सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भागलपुर में जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने प्रेजेंटेशन के लिए अलग मार्क्स रखा था और इंटरव्यू के लिए उन्होंने अलग मार्क्स रखा था। लेकिन मेरे ख्याल इसमें तो है नहीं, इस नोटिफिकेशन में देखा था प्रेजेंटेशन के लिए कुछ है ही नहीं। इसमें एज सच कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है प्रेजेंटेशन। और ज्यादा से ज्यादा जो लास्ट 2014 में जो इंटरव्यू हुआ था, कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि वहां पर एक बोर्ड रहता है एंड दे विल आस्क टू टीच अ सब्जेक्ट, सो दैट बेसिकली वो टीचिंग दैट इज वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि एज ए टीचर आपको चेक करेंगे। आपको जब बोर्ड को पढ़ाना होगा ना, अगर किसी भी स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप बोर्ड पे आइए और पढ़ाइए, तो आपको बोर्ड मेंबर को स्टूडेंट्स मान के ही पढ़ाना है। तो आपको
उनके लेवल पर नहीं पढ़ाना बोर्ड मेंबर के, आपको स्टूडेंट के लेवल से लेकर पढ़ाना है, ये याद रखिएगा। तो अगर टीचिंग के लिए कहा जाए तो जैसे सपोज मैं जियोलॉजी का दे रहा हूँ, तो क्या हाँ। एमएससी के किसी भी चैप्टर का तैयारी करके जाना होगा या अपने अकॉर्डिंग फेवरेट टॉपिक को लेना होगा? नहीं, वो आपको टॉपिक देंगे। तो सिलेबस तो बोर्ड बहुत लंबा आपसे है ना। सपोज मैं पूछ कर भी रहा हूँ सकता है जियोलॉजी और अपना भी टॉपिक दे सकता है। अगर आप कहोगे नहीं मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, तो वो कहेगा अच्छा आप किस टॉपिक में कंफर्टेबल वो पढ़ा दो। तो कोशिश ये है कि बोर्ड जो भी टॉपिक दे हम उसमें पढ़ाएं, उस समझे ना, तब तो वो आपसे कन्विंस रहेगा। अगर उसको मजबूरी में आपको आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, आप अपना टॉपिक चूज कर लो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कद आपका वजन घट रहा है। और हमें बिल्कुल बोर्ड को नहीं पढ़ाना है, हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ये माइंड मेकअप करके हमें चलना है वहां पर। क्या हम एक नए न्यू कमर स्टूडेंट को सब्जेक्ट के बारे में कैसे कन्विंस करना है, ये हमें आना चाहिए। समझ गए? क्योंकि कई बार हम क्यों सोचते हैं कि बोर्ड के मेंबर तो बड़े मैच्योर हैं, उसी के लेवल पे पढ़ा दें। अब हमने बहुत हायर लेवल पे पढ़ा दिया और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी समझ से बाहर की चीज हो गई, तो वो कहेगा आपको बेसिक समझ ही नहीं है पढ़ाने की। तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको पूछना है? हेलो। हाँ डॉक्टर अंजना पूछिए। Yes sir. Sir, while teaching we can address if I want to address the student at some point of time, so can I address see students will do like this or something like that? Can I use that word students, like if I want to address? जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। आप मैंने यही कहा बैलेंस रखना है आपको, क्योंकि सामने बोर्ड ही बैठा हुआ है, बोर्ड को स्टूडेंट ट्रीट करोगे तो भी अजीब सा लगेगा, लेकिन आपकी वे ऑफ टीचिंग तो ये आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोच शो करेगी कि भाई बहुत स्मार्ट बंदा है, इसको पता है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Okay, so no need of that. And if suppose if अब वो अजीब सा लगेगा ना उनको, अब स्टूडेंट्स कहोगे तो फिर वो कई बार ना that's why हर एक टेम्परामेंट का मेंबर होता है। actually हमें उनकी ईगो भी सेटिस्फाइड रखनी है और हमें अपना काम भी कर देना है। Okay, so it's up to us, like how we are going to do. Thank you sir. वो आपको अपना टॉपिक पढ़ाना है, सिंपल सी बात है, उसमें स्टूडेंट कहना या टीचर कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने पॉइंट पे आ जाओ। और आप अब वो कई बार वो इमेजिनरी सिचुएशन दे दें कि आप मान के चलो कि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपको उनको ये चीजें कन्विंस करनी, तो आप कैसे करोगे? तो हम कह नहीं सकते कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस अप्रोच से आपसे टीचिंग किस अप्रोच पे पढ़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा, जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा सर कि नॉलेज और डिलीवर की बात है, तो सर हमारा पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड के सामने डिलीवर नहीं हो पाता, उसके लिए क्या प्रैक्टिस किया जाए? और सबसे ज्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम एक इंग्लिश फोबिया टाइप की रहती है, वहाँ थोड़ी बहुत बाहर आप हिंदी में बात कीजिए, आपको उसमें परेशानी क्या है? आप मिक्स लैंग्वेज यूज कीजिए, लेकिन मैंने आपसे सिंपल कहा कि अगर नॉलेज होगी ना यहाँ पर, तो हमेशा यहाँ से सही निकलेगा। जब यहाँ कम गड़बड़ होती है ना, इस जगह पूरा नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ से निकलना शुरू नहीं होता। जो आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है, लिंक्ड है उससे। यस सर। जो कुछ आपके अंदर है उसी का रिफ्लेक्शन आपकी कम्युनिकेशन में होता है, वही पर्सनैलिटी होती है। सर डिलीवर के लिए कैसे हो सकता है? जैसे नॉलेज की तो आदमी पढ़ ले रहा है, रिवीजन कर रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, बट इंटरव्यू जैसे यहाँ कन्विंस हो गए, यहाँ से सही निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपसे 2+2 पूछता हूं तो बताओ क्या होगा, 2+2 कितना होता है? 4 सर। सिंपल सी बात है ना। तो आपने आराम से बताया ना, कॉन्फिडेंटली बता दिया। तो ये जितनी भी नॉलेज जो भी पूछेगा, अगर आपके पास यहाँ सही नॉलेज है ना आपके पास, तो आप आराम से बताते जाओगे। हिचकिचाहट तभी होगी, लैंग्वेज तभी गड़बड़ होगी जब आपके पास नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी। ये साइकोलॉजिकल मैटर है, समझिए ना। तो अपनी नॉलेज को इफेक्टिव बनाओ। उसमें सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल नो बोलो, सर मुझे नहीं आता। लगातार 2 क्वेश्चन नहीं आते, नो बोलो। 3 क्वेश्चन नहीं आते, नहीं बोलो नहीं आता है, समझ गए?
यस सर। हम जहां Yes, ब्लफ yes. मारना शुरू करेंगे, हमारी जुबान लड़खड़ाएगी, हम हेजिटेट करना शुरू कर देंगे, हम 3-4 लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देंगे। अभी हिंदी इंग्लिश नहीं, उर्दू भी बोलना शुरू करोगे है नहीं है? Yes, और जब आता है तो आप yes, फ्लो में ऐसे ही बताते जाओगे, है कि नहीं है? yes, yes sir, yes sir. इसलिए Thank अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो और अपनी नॉलेज पे भरोसा रखो, और जितना अच्छे से डिलीवर कर सकते हो उतना ही बताना है। कोई जरूरत नहीं कि हमें 10 मिनट डिस्क्राइब करना है, हमें 1 मिनट ही बता देना है ना। Yes sir. हम कई बार क्या होते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं हमने जितना बताया उससे बोर्ड कन्विंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बता दूं, और बताने के चक्कर में हम उसे खींचना शुरू कर देते हैं टॉपिक को। मैंने आपसे शुरू में कहा टू द पॉइंट बताना है हमें। भाई आपने 2+2 4 बताया ना, ये तो नहीं कहा ना 3+1 भी 4 होता है। और हम अक्सर क्या होता है कि बोर्ड को ज्यादा कन्विंस करने के चक्कर में ये बताने लगते हैं कि सर 3+1 भी 4 होता है और 5-1 भी 4 होता है, समझे ना? तो ऐसे कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जब आपने सही बता दिया दैट्स ऑल, उसको अलग अलग एंगल से बताने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है, आप घबरा जाते हो कि पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, बिल्कुल कंफर्ट रहें। आप प्रेशर जहां महसूस करना शुरू करोगे कि मैं फॉर्मली बोर्ड पे आगे के सामने बैठा हूं, आपका दिमाग गड़बड़ाने लगता है। आप ऐसे महसूस करो कि जैसे मेरे एल्डर्स हैं और जैसे मैं घर में बात करता हूँ बड़ी कन्विंसिंगली ऐसी इनसे बात कर रहा हूँ। तो आपकी नॉलेज गड़बड़ाई नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया होता है उस समय। ये सर कॉन्फिडेंस ही एकदम गड़बड़ हो जाता है, पूरा चोक कर जाता है नॉलेज। एग्जैक्टली। प्रेशर से फ्री रखो अपने आप को। भाई आपको क्या करेगा, रिजेक्ट तो कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना वो। आपका खोने के लिए क्या है? आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको लूज नहीं करना है नहीं है? और सर कभी कभी मतलब 3-4 क्वेश्चन में लपेट के आपको एग्जिट करता है, तो उसको फिर कैसे ट्रैक पे ले आए कि और ज्यादा पूछें, या फिर ऐसा कुछ फोकस्ड हो, हम जो जिस फील्ड से चाहते हैं उससे सवाल पूछें, ऐसे कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं? आपकी स्टाइल ऑफ आंसर पर डिपेंड करता है। जैसे आपको एग्जांपल दो, मैं बताता हूँ आपको कैसे, आपको लगा कहाँ महसूस हुआ आपको। जैसे हम बीपीएससी में गए थे, तो लास्ट हमारा था जैसे 2014 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उन्होंने मतलब हमारा सबसे लास्ट में था, तो 2-3 सवाल उन्होंने पूछा और उसके बाद कहे ठीक है चले हो गया। तो हम उनसे कहे कि एक बार थोड़ा सर और पूछ ले, इतनी दूर से तैयारी से आए हैं। तो मतलब फिर तो इधर उधर की बातें किया, उन्होंने कहा चलिए हो गया। तो मैं उनको जैसे कभी कभी ऐसा होता है आप तो ज्यादा इंटरेस्टेड ना होते हैं, हो सकता है कुछ कमी देखे हो, देखिए तो उनको फिर से आपकी अगर बातें इंटरेस्टिंग होंगी, आपका प्रोफाइल अच्छा होगा और उनको लगेगा कि थका हुआ बोर्ड भी उसको लगेगा यार इसने पहले प्रश्न का जवाब इतना शानदार दिया है, इससे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप उनको उनके थके हुए उसको अगर चीयरफुल कर दो, थोड़ा सा ह्यूमरस वे में अपनी बात कह कर या कुछ ऐसा करके उनको, ये शुरू में कहें सर आप लोग तो ऑलरेडी सब बहुत थक चुके होंगे, लगातार लगे हुए हैं, बट है ना, तो लेकिन मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ सर कि मैं आप जिस बेस्ट कैंडिडेट की तलाश में थे वो अब आया है। तो वो कहेंगे ये अट्रैक्ट कर रहा है, समझिए ना। देखो सर आप परेशान मत होइए, आप इतना थके हुए क्यों लग रहे हैं? सर अब मैं आ गया हूँ, जनता ये बात है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा ह्यूमरस बना देंगे और ऐसा महसूस सर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो बोर्ड का लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। एक कंपिटेंट एफिशिएंट पर्सनालिटी का आप लॉस कर रहे हो, सैकड़ों स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो जाएगा। और अक्सर सर इंटरव्यू में एक सवाल मेरे साथ पूछता है, जैसे 2010 में हमने पीएचडी किया है जी, और 2020 चल रहा है, और इस दौरान हम एलटी ग्रेड जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल लेवल के टीचर पे हैं। तो कहता है कि हर बार इतना 10 साल आपका गैप हो गया है और आप एक जॉब में हो ही तो क्यों आना चाहते हो, आप 60+ पा रहे हो, यहाँ बहुत होगा। मेरी नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कैलिबर कई गुना ज्यादा है। मतलब जैसे बायोडाटा मेरा मैं डिजर्व करता हूं बेटर के लिए, मेरा जो कंप्लीट पर्सनैलिटी का, नॉलेज का रिफ्लेक्शन है वो इस पोस्ट पे हो सकता है।
बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग फॉर दिस। भाई आप अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपॉर्चुनिटी आप इतना क्यों रखते हैं, इतनी एज तक के लोगों को और इतनी क्वालिफिकेशन के लोगों को क्यों डिमांड कर रहे हो आप? आपका पर्पज ये है कि आपको बेस्ट माइंड चाहिए, और मेरा पर्पज भी मैं अपने आप को बेस्ट जगह पर रिफ्लेक्ट करूं। जब मैं जहां मुझे लगता है कि मैं बेटर दे सकता हूँ, सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, या मेरा कैलिबर ज्यादा है, तो मुझे उसके लिए एफर्ट करने का राइट है। बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग फॉर दिस अगेन एंड अगेन। तो सर अगर मतलब मुझे लगता है कि अगर विवेकानंद जी का ले लेंगे, उन्होंने कहा था उठो जागो तब तक लगे रहो, प्रयत्न करो जब तक मिल ना जाए। यस सर, है नहीं? वही हम तो अपने महापुरुषों से सीखते हैं। yes. और हम अगर सोसाइटी में हम लोगों ने, टीचर्स ने अपने आप को आगे बढ़ाना ही छोड़ दिया, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे सर अगर ये ना बताया जाए कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नहीं, ब्लफ नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। अच्छा है तो क्या बात, अच्छी बात है, ये तो प्लस पॉइंट है ना। आप अपने आप को आप सेलेबल पोजीशन में होनी चाहिए ना, आपको बेचना ना अपने आप को कि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूं, और अब मैं छोटे बच्चों को बड़ी कन्विंसिंगली पढ़ा रहा हूं, हायर एजुकेशन वाले बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो मेरे कैलिबर का, टैलेंट का, एक्सपीरियंस का आप बेटर प्लेस पे इस्तेमाल कीजिए। समझ गए? yes. तो एक yes. जो कुछ आपने अब तक कमाया वो तो एसेट है आपका और समाज का, वो अकेला आपका नहीं है। अगर आप एज ए टीचर कहीं भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी को भी पढ़ा रहे हो, बट गेन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, और सोसाइटी के लिए एसेट बनते जा रहे हैं, तो और उसके बाद भी आप अपनी नॉलेज इनहेंस कर रहे हैं, तो वो बेटरमेंट में सोसाइटी के हायर पोजीशन पे अगर काम आती है, तो वो अच्छी बात है। नथिंग रॉन्ग इन दिस। जैसे सर मेरा लगता है, मेरा जैसा सर परसेप्शन है, हर बार लगता है कि वो चाहते हैं कि किसी बेरोजगार को दें, कन्विंस करना है उनको कि सर मैं आई एम डिजर्विंग फॉर बेटर। मैं yes. अगर आ जाऊंगा तो बिल्कुल सब कुछ बदल दूंगा, पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा। एक कॉलेज में अच्छे टीचर 2-3 भी होते हैं ना, तो दर्जनों डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस अफसर निकलने शुरू हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? yes, बहुत सारे कॉलेज से कुछ भी नहीं निकलता, क्लर्क भी नहीं निकल पाते। yes. एक डिफरेंट माइंडसेट का आदमी आए, जो बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप रखता हो, बड़ी एंथुसियाज्म रखता हो, और मल्टीपल नॉलेज रखता हो, प्लूरल अप्रोच रखता हो, डायनामिज्म है उसमें, पैशन है, तो ऐसे व्यक्ति को सर प्लेटफॉर्म हम तो तलाश रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए। मजबूरी है क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं और बार बार वैकेंसी नहीं आती, तो हमारी गलती क्या है? yes. तो आपके लिए चैलेंज है कि सर बोर्ड से कहिए कि आपको देखिए आपके लिए मजबूरी थी अब, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी मिली हम जैसे अच्छे लोगों को रखने की, प्लीज हमें अकोमोडेट कीजिए। तो आप अपने लेवल में कॉन्फिडेंस रखिए, इसमें इसको निगेटिव मत रहिए किसी लेवल पर भी। आप में पोटेंशियल है, वो कहीं नहीं जाने वाला, और जब आग होती है तो वो तो दिखती है, दिखती कि नहीं? सूरज उगता है तो पूरे दुनिया में रोशनी करता है कि नहीं करता है? तो जो ज्ञान की रोशनी आपके अंदर है, वो तो बाहर निकलेगी ना, वो इनकी पोस्ट की मोहताज थोड़ी है, नहीं है? आप अपने आप को याचक मत बनाइएगा वहां पर, ठीक है? यस, नेक्स्ट। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू में हिंदी प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट होगा, राइटिंग एंड रीडिंग, ऐसा कुछ टेस्ट होगा हिंदी के ऊपर? हिंदी के ऊपर आपको देखिए, सबसे बड़ा खुद से अगर आप अभ्यास करेंगे तो सबसे अच्छा वही होता है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बोलना शुरू कर दीजिए, उससे बढ़िया टेस्ट कुछ नहीं। आपसे अच्छा जज कोई नहीं हो सकता, है नहीं है? और जब खुद को सामने देखेंगे बोलते हुए, अपने आप अपनी कमियां समझ में आ जाएंगी आपको। अभी तो आपको सिर्फ बोलने का अभ्यास करना है ना इंटरव्यू के लिए। ये रीडिंग और राइटिंग का कुछ टेस्ट होगा? क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है। यस सर, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इंटरव्यू सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल चेक करना है, आपका कैलिबर, डिलीवरिंग कैपेबिलिटी कितनी है आप में, ये सारा चेक करना है। आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, उसको डिलीवर कितने अच्छे से कर सकते हो। नॉलेज तो सबके पास होती है, लेकिन डिलीवर करने की, कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी हर एक में नहीं होती है। उनको वही चाहिए जिनमें वो कैपेसिटी है। यस प्लीज, नेक्स्ट। डॉक्टर आशुतोष अपना क्वेश्चन पूछिए। जैसा कि आपने बताया कि हमें थोड़ा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो लोग
पीएचडी में एक्टिवली इन्वॉल्व है या रिसर्च में इन्वॉल्व है, वो ये सब सवालों को कैसे डील करेंगे, ये बात कितनी अहमियत रखेगी? अगर एक मैगजीन ले लीजिएगा बस पिछले 2 महीने की, कोई कॉम्पिटिटिव मैगजीन, थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लीजिए, तो मुझे लगता है कि आप 5-6 घंटे भी उसको पलटेंगे तो आपके पास बेसिक नॉलेज हो जाएगी। एक्चुअली एक अध्यापक के रूप में, अगर आप एक यूनिवर्सिटी के अध्यापक है, तो आपको जो भी कुछ समाज में, देश में घट रहा है, आपकी नजर में पकड़ में होना चाहिए। आप बुद्धिजीवी वर्ग में आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अब एक रहना चाहिए, ये माइंड सेट करके वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिंक करके पूछ लेंगे, कॉन्टेम्परेरी कोरिलेट करके। तो हम, अगर हमें कॉन्टेम्परेरी क्या चल रहा है पता ही नहीं होगा, हम कोरिलेट कैसे कर पाएंगे और कैसे जवाब दे पाएंगे? क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का क्वेश्चन उन लोगों के लिए अहमियत रखता है, खासकर साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए। देखिए वो ये पूछ सकते हैं कि अभी कोई 5 बेस्ट सेलर बुक हिंदी में बताइए अभी कौन सी थी इस साल की, समझ गए आप? या किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी में इस साल, समझे ना? या वो व्यक्ति, उसका चेयरमैन कौन है साहित्य अकादमी का, या उसका किस काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। तो कहीं ना कहीं लिंक करने वाला कुछ भी कर सकता है। और या ऐसे करके पूछ सकते हैं कि भाई आज किसानों की बड़ी समस्या है देश में, इस समय किसान आंदोलन पे है, एक अन्नदाता है, और अगर एक साहित्य के छात्र के रूप में आप उन किस नजरिए से देख रहे हैं उस सारे आंदोलन को, और उसका क्या समाधान हो सकता है? अब इस प्रश्न का क्या लेंगे बताओ? अब कुछ भी पूछ लेंगे, है कि नहीं है? तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से जरूर आपसे कुछ ना कुछ पूछेंगे जरूर, जिससे वो लगे कि आप अपने सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करने की कैपेबिलिटी रखते कि नहीं रखते। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब वही डिमांड है, इंटरडिसिप्लिनरी डिमांड है सारी। पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी में टीचर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही बदल दिया गया है, तो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत डिफरेंट हो गई है। तो अब जो बोर्ड है आपको नई एजुकेशन पॉलिसी के माइंडसेट से भी देख सकता है। एक कॉमन क्वेश्चन जनरली उसका डिप्लोमेटिक आंसर मुझे चाहिए आपसे, खासकर ये पूछा जाता है कि आप सपोज रिसर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व है, सपोज मैं यहाँ यूएस में हूँ, पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, तो इंटरव्यूअर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, जोर से बोलेंगे? एक आंसर मुझे चाहिए। अगर इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आप रिसर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व है, सपोज मैं यहाँ यूएस में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, तो फिर ये सवाल आता है कि आप क्यों यहाँ बिहार में वापस आना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये इंटरव्यूअर के माइंड में ये रहता है कि ये सरकारी नौकरी परमानेंट के चक्कर में आना चाह रहा है, यूएस छोड़ के क्यों आना चाह रहा है? देखिए इनको पोस्ट डॉक्टर रिसर्च मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, और मैं यहाँ अपना काम कर लूंगा, आकर इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के कर लूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसफर करा लूंगा भाई, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल थोड़ी करता रहूंगा, आगे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती हैं। तो वैसे 2014 के बाद 2020 में वैकेंसी निकली है, वो भी तो एक बड़ी लिमिटेशन है ना हमारे सामने। वो प्रैक्टिकलिटी जो है लाइफ की, वो भी तो हमें एकोमोडेट करके चलनी पड़ेगी। तो इसका इस तरह से सीधा जवाब देना उचित है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है भाई। जब 6-6 साल बाद, 5-5 साल बाद वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब दी तो वहां बोर्ड की भी हो जाती है ना। जब सिस्टम ऐसा गड़बड़ाया हुआ है तो स्टूडेंट के लिए मजबूरी हो जाती है कि सर मैंने तो कंस्ट्रक्टिवली अपने मेरा टाइम यूज हो, मैं इसलिए पोस्ट डॉक्टरल में चला गया, लेकिन मेरे जॉब या स्टेबिलिटी तो मेरी प्रायोरिटी है ना, मैं उसको थोड़ी छोड़ दूंगा अपनी जिंदगी। तो पोस्ट डॉक्टरेट करना कोई सेटलमेंट की का वो थोड़ी है सर्टिफिकेट। कल को ये फिर मुझे सड़क पे आना है, मैं टाइमिंग, और अब नई एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी दे भी दी है उन्होंने कि आप कोई भी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में भी जा सकते हो, या अपनी जॉब भी कर सकते हो, या अपना काम भी कर सकते हो, बीच में फिर आ जाओ। तो सर वो इसीलिए दी है कि हम मल्टी लेवल मल्टीफेरियस अपने आप को आगे बढ़ाए ना। हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, और मेरे पास जो नॉलेज है अगर वो डिलीवर होगी स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो उसका भी फायदा समाज को मिलेगा, और मेरी भी ग्रोथ होगी, और फिर मैं फर्दर इसी इंस्टीट्यूशन में, इसी यूनिवर्सिटी के साथ जिसमें मैं जुड़ूंगा, वहां पोस्ट डॉक्टरेट अपनी पूरी कर लूंगा। आपको कन्विंस तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ पॉजिटिव पॉइंट देने ही पड़ेंगे। तो थोड़ी सी उनकी कमियां भी दिखा दो कि सर अब सिस्टम की भी मजबूरियां होती हैं, आप लोग कई बार वैकेंसी लेट आती है, कई साल लग जाते हैं। अभी एक मैं अभी युवा अवस्था से लेके अब दूसरी अवस्था में पहुंचना शुरू हो गया हूँ, तो
तो मेरे लिए भी तो चैलेंज होता है, अपने घर वालों को, परिवार को, समाज को भी जवाब देना होता है मुझे, है कि नहीं है? तो आपने इसीलिए तो एज लिमिट बढ़ा रखी है नहीं है? ये तो आपका क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया थोड़ी है। मैं अगर एलिजिबल नहीं होता तो आप मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों कर रहे होते? ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति आएगा, ज्यादा डिग्री लिया हो, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्कस करेगा। कहीं भी ये दिखना नहीं चाहिए कि आप फ्रस्ट्रेशन में हो। यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, वेरी एंथुसियास्टिक। कई बार क्या आता है कि भाई जॉब और नेगेटिव, आपका माइंडसेट आज भी उतने मतलब आग दिखनी चाहिए कि हाँ भाई इसमें भी बहुत कुछ है जो समाज को देना चाह रहा है, स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाह रहा है, आग लगाना चाह रहा है उसको। वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वो जोश दिखना चाहिए। डलनेस किसी के चेहरे पे नहीं हो, एक उसकी बातों में नहीं हो, जोश जज्बा होना चाहिए सब। ठीक है, नेक्स्ट। प्रकृति नेहा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Hello, sir. Good evening. Am I audible? Yeah. Yes. Yeah. सर, जैसे आपने बताया कि बेसिक से लेके हायर एजुकेशन मतलब हायर स्टडीज तक वो ग्रेजुअली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो सर्टेन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंस आता है। जैसे टिल +2 हम लोग जो पढ़ते हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और मैथमेटिक्स भी जो पढ़ते हैं उसका एक अलग लेवल होता है। बट जब हम ग्रेजुएशन एंड ऑनवर्ड्स आगे जाते हैं, मैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स भी पढ़ के चलिएगा तो फंडामेंटल क्लियर रहेंगे, तो आपको अपनी बात को कन्विंस करना है और अच्छे से आंसर देने में आपको मदद मिल जाएगी। जी सर, जी सर, मैं ये बोल रही थी सर कि +2 तक जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें न्यूटोनियन फिजिक्स का टच होता है, और ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं। मतलब जो बच्चे +2 तक फिजिक्स पढ़ते हैं, ऑल्दो दे फिजिक्स पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में जाने के बाद जब क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री होती है और बहुत वाइड एस्पेक्ट में एंटर होता है, क्योंकि फर्दर इवन रिसर्च वगैरह भी करते हैं, तो उसमें जिस टर्म्स में फिनोमेनन्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल आउटपुट्स को जिस हिसाब से हम लोग को फ्रेम आउट करते हैं, जिस तरह से हम लोग उसको बताते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग दीज रिजल्ट्स, व्हाट कुड बी द एनालिसिस फॉर द गिवन रिजल्ट्स, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स के एस्पेक्ट्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो सर वही मतलब हायर एजुकेशन में जाने के बाद कुछ जैसे मैथमेटिक्स भी है, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कई बार जब इंटरडिसिप्लिनरी पूछा जाता था या फिजिक्स की कई ब्रांचेस में आपस में पूछा जाता था, तो कुछ फंडामेंटल कई बार हमें याद नहीं रहते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जी सर, बिल्कुल। तो अगर हम थोड़ा सा उनको एक बार पलट लेंगे ना, आपके लिए मुश्किल से 1-2 दिन का टाइम होगा उस पलटने में, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो टच में रहें। कोई कई बार क्या होता है कि आप जब जैसे हायर एजुकेशन में आते जाते हैं, फंडामेंटल्स भूल जाते हैं हम लोग, बेसिक चीजें हमें याद नहीं रहती। जी सर, ये बहुत बड़ी लैकिंग है। जो भी डेप्थ, डायमेंशंस या बेसिक्स या फंडामेंटल्स है हमारे टच में रहेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस 100% रहेगा। वो आपको अगर घुमाना चाहेगा तो आप बाय दाएं नहीं जाओगे। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उस टॉपिक को पढ़ाना इजी होता है, बट द टाइमिंग अगर कोई पूछना शुरू करता है तो फॉर द टाइमिंग बताने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ऑल्दो उसी मैटर को अच्छे से पढ़ाना इजी हो सकता है, आई मीन अच्छे से प्रिपेयर करके जब हम किसी को डिलीवर करते हैं कि ओके दिस इज अ टॉपिक एंड उसमें ये एस्पेक्ट होते हैं फ्रॉम बेसिक टू द हायर अप, वो इजी हो सकता है। बट एक और चालाकी कर लेता है कि क्या था कि चलो आपको अगर ग्रेजुएशन की छोड़िए, आप तो ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे बाद में, आपको अगर 11, 12 के बच्चों को ही पढ़ाना हो टॉपिक, तो आप कैसे पढ़ाओगे? जी सर, वो कुछ भी आप इमेजिनरी, हमें तो सारी चीज इमेजिन करके चलनी है। जी सर। अगर एक स्टूडेंट ऐसा आ जाए जिस ग्रेजुएशन में जिसका 2-3 साल से पढ़ाई छुट्टी भी और उसने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया, अब जब एनरोल्ड हो गया तो आपको तो उसको ही कन्विंस करना है। वो कहेगा मुझे फंडामेंटल ही नहीं आते, वहां आपका क्या जवाब होगा? स्टूडेंट को बताओगे ना, आप उसको अलग से बैठा के पढ़ाओगे, भाई देखो ये, और जब आपने खुद ही नहीं पढ़ा होगा तो क्या पढ़ाओगे उसको? जी सर, बिल्कुल। आप सोच रहे तो एडवांस फिजिक्स में आ रहा है, तो हमें नॉलेज की गेन नहीं करना, हमें टीचिंग में, मैंने आपसे कहा था टीचर हमेशा टीचर रहेगा, वो प्रोफेसर ट्रेनर या प्रिंसिपल नहीं होता है। तो जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई हमारे पास होनी चाहिए, है नहीं है? तो बिल्कुल बेसिक्स से फंडामेंटल से एडवांस तक सारा हमें आना चाहिए। एस्पेक्ट्स पता रहेंगे तो हम टैकल करना आसान होता है, क्योंकि अलग अलग दिमाग का, अलग अलग माइंडसेट का बोर्ड हो सकता है, अलग अलग माइंडसेट का स्टूडेंट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट परेशान करने के लिए पूछ सकते हैं, बोर्ड में कोई मेंबर आपका सब्जेक्ट से अलग कोई मेंबर पूछ ले कुछ बेसिक चीज,
अब जो सब्जेक्ट का बोर्ड मेंबर नहीं होगा, अब वो तो बेसिक चीजें पूछेगा ना। जी सर। तो वो बेसिक फंडामेंटल अगर हमारे पास नहीं क्लियर होगा तो हम क्या जवाब देंगे? उसको नहीं पता, उसको तो लगा कि हाँ भाई इसको लड़की को थोड़ा सा टेस्ट कराना है नहीं, तो वो अब बेसिक चीज पूछ लेगा। अब अगर तुमसे बेसिक ही नहीं आता, अब उस सब्जेक्ट का टीचर उसको लग रहा है बड़ा अच्छा एडवांस लेवल बता रही है लड़की, और ये इसने अलग से वो कर दी, तो कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए आपको या डिमोरलाइज करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी सर। तो हम किस माइंड सेट से सामने वाला पूछ रहा है हमें नहीं पता। जी सर। तो हमें उस निगेटिव या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच भी हो सकती है, या ट्विस्टिंग अप्रोच हो सकती है, डिप्लोमेटिक अप्रोच हो सकती है, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी चेक करनी हो, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। इंटरव्यू जो है वो आपकी नॉलेज टेस्ट, तो एक तरीके से वो मान चुके कि आप यू आर नॉलेजेबल। आप कैसे अपने आप को टैकल करते हैं सिचुएशन बेस्ड में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉलेज वहां पे टूल बन जाती है। अगर वो टूल होगा ही नहीं आपके पास तो उसको यूज ही नहीं कर पाओगे आप। So getting my point or not? Yes sir, I'm getting you. Thank you sir, it's a very important aspect you discussed right now. Thank you sir. Next. Next one please. Next question. ये इंटरव्यू लगभग आधे घंटे से ज्यादा का हो सकता है क्या? बिल्कुल 20-25 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का भी हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट को ज्यादा अच्छा लगा या किसी को उनको ज्यादा लग रहा है कि भाई इसको थोड़ा टाइम और दें। कई बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट ना शुरू के 5-7 मिनट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, घबराहट होती है, प्रेशर में होता है, होता है, तो फिर लेकिन उनको लगा कि उसका भाई देखो बायोडाटा बड़ा अच्छा है इसका, इसकी क्रेडेंशियल बहुत अच्छी है, इसको टाइम दिया जाए। या अक्सर कई बार ऐसा होता है टॉपिक डिस्कशन ही शुरू हो गया उनका आपस में बोर्ड मेंबर के साथ, वो लंबा खिंच गया, या आप ज्यादा एक डिस्कशन में आ गए उनके साथ, तो वो चीजें कई बार 40-45-50 मिनट तक भी खिंच जाती हैं। तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि 20-25 मिनट से लेकर 40-45 मिनट तक कितना भी टाइम हमें लग सकता है। तो हमें अपना पोटेंशियल, अपना कैलिबर, अपना कॉन्फिडेंस और अपना एक माइंडसेट ये बना के रखना चाहिए कि हम मैक्सिमम 45 मिनट तक भी उन सर्कमस्टेंसेस के साथ कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि पता चला कि 15-20 मिनट होगा, घड़ी देखनी शुरू कर दी, घबराहट शुरू हो गई, अरे अब तो लंबा खिंचता जा रहा, पसीना आ गया, वहीं आपको पकड़ लिया उसने बोर्ड ने, है नहीं। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल का 2 घंटे ही बैठो, हमें कोई परेशानी नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट, है ना। अगर आप पूरी तरह उसमें उस जॉब के लिए इन्वॉल्व है और पूरा आपका पैशन है ना, तो फिर 30-35-40 मिनट क्या, आप 4 घंटे बैठा रहो, करते रहो डिस्कशन। अब आप मेरे से इंटरव्यू को डिस्कशन करते रहो, मैं रात तक आपके साथ बैठ रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं आनी, तो आई एम कंफर्टेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, है कि नहीं है? यस, नेक्स्ट। Anyone having question? किसी का क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। देखिए लड़कियों के लिए मैं कहूंगा कि डार्क नेल पॉलिश लगा के नहीं जाएंगी, डार्क लिपस्टिक यूज नहीं करनी है, डार्क मेकअप यूज नहीं करना है, बिल्कुल लाइट मेकअप ही रखना है, सोवर और एक सोफिस्टिकेटेड एक फेस रखना चाहिए, ठीक है ना। और कोई जो कपड़े ही पहनने हैं वो बिल्कुल भड़काऊ वाले या ऐसे नहीं होने चाहिए जो बहुत डार्क कलर के, सोवर कलर ही लेने हैं। सर साड़ी पहनना क्या इफेक्टिव होता है? हाँ साड़ी अच्छी लगती है, कोई परेशानी नहीं है। साड़ी पर जैकेट पहन सकती हैं आप, वैसे नेहरू जैकेट टाइप की भी, या वैसे ही नॉर्मल भी, या शॉल ले सकती हैं उस पर। और कॉटन की साड़ी प्रिफर करेंगे। जी सर, ओके। और साड़ी ऐसे नहीं हो फूल जाए वो, समझे ना, बिल्कुल मतलब अगर सिल्क या मिक्स लेनी है ना तो वो मतलब ऐसी रहे कि मतलब उसकी प्रेस अच्छे से हो प्रॉपर और फूली ना हो। जी सर। उसमें पिन वगैरह लगा लें, जैसे कई बार पल्लू बाएं दाएं जाने लगता है, वो बड़ा फिर मुश्किल हो जाती है उस सामान में। ठीक है, एक बायोडाटा या रिज्यूमे भी बना के ले जाना होगा। बिल्कुल अपनी पूरी फाइल लेके जानी है, पूरा बायोडाटा अपने पास रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी रहता है, वो आपसे ही कुछ मांग सकते हैं, कुछ भी पूछ लिया, या हो सकता है आप उनको जो दिया हो उसमें कुछ चीज रह गई हो, आपके पास एडिशनल हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट हो, आपने कहीं डिबेट्स में पार्टिसिपेशन किया हुआ, कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं, सोशल सर्विस से रिलेटेड कुछ आपके काम है, या
कुछ भी ऐसा है जो आपके बारे में कोई न्यूज़पेपर में आया हो, तो आप कुछ भी दिखाना चाहें या कुछ भी बताना चाहें तो दिखा सकते हैं वापस। इसलिए अपने बारे में जो भी एडिशनल है वो आप जरूर रखें, वही ओरिजिनल थीसिस और डिजर्टेशन भी रखना होगा। ओरिजिनल थीसिस और डिजर्टेशन भी रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जरूर है, थीसिस जरूर रखिएगा, और किसके साथ किया है कि उस टॉपिक पर, और किन किन ने काम किया है, किस किस ने, और आपका जो काम है उससे क्या एडवांटेज मिली सब्जेक्ट को, रिव्यू किया है आपने या कुछ एनालिसिस किया है या कुछ नई डायमेंशन दी है, और किन किन लोगों ने उसमें काम कर रहे हैं या फर्दर काम कर सकते हैं, थोड़ा सा जितना आइडिया हो आपको वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि अब एज ए टीचर नई एजुकेशन पॉलिसी में हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के मैं 3-4 मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूं जिससे आपके एक दिमाग में रहेगी स्ट्रक्चर उसका। एक तो विशाल मैंने आर्टिकल कल लिखा था फेसबुक पर, वो सबको भेज देना। ठीक है सर, मैं उसको शेयर कर, हायर एजुकेशन पे लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ कि देखिए अब आने वाला फ्यूचर जो है वो सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 3 पार्ट में बढ़ जाएंगे। एक जो बिल्कुल टॉप मोस्ट कॉलेज इंस्टीट्यूशन रहेंगे वो वर्ल्ड लेवल के डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, 150 से 300 इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होंगे और जिनकी स्ट्रेंथ 5000 से लेकर 25,000, 30,000, 40,000 तक होगी, और वो रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा होंगे। सेकेंड लेवल पर जो होंगे वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज होंगी, लेकिन उनकी भी अब किसी एक सब्जेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए नहीं होगी। जैसे पहले पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे एग्रीकल्चर की जानी जाती है, या कोई मेडिकल के लिए जाना जाता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है यूनिवर्सिटी। अब सब में मल्टी डिसिप्लिन आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। आने वाले समय में अगले 5 से 6 सालों में, 8 सालों में हर इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होता जाएगा। और थर्ड नंबर, और जितने भी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन होंगे ये सारे ऑटोनोमस होंगे। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इनका अपना बोर्ड होगा, सबका अपना बोर्ड बन जाएगा और वो अपना सिलेबस भी खुद डिजाइन करेंगे। अब सिलेबस यूजीसी नहीं देगी। आने वाले समय में हर जो भी ऑटोनोमस बनना चाहता है अपना सिलेबस खुद डिजाइन करे, अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को पढ़ाए, अपनी पूरी फ्रीडम अपनी होगी। तो एक फ्रीडम भी मिलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इंस्टीट्यूशन की और टीचर्स की। हर जिले में एक मॉडल यूनिवर्सिटी ऐसी डेवलप की जाएगी जो ऑटोनोमस होगी। और जब बिहार में चूंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना के बराबर है, इसलिए जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो सारी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होंगी। वो अपना अपना सिलेबस को डिफाइन करेंगे, तो आप जब जाएंगे तो आपके लिए अगली जिम्मेदारियां बननी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो है ये मान के चल रही गवर्नमेंट की, अब जो भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, इसका पर्पस सिर्फ नौकरी करना नहीं है। हमें ऐसे स्टूडेंट डेवलप करने हैं जिसमें सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप हो। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, या अपना कोई काम कर रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूशन खोले, कुछ भी करे, उस कहीं से भी अपने घर के रिसोर्सेज लाए, बैंक से लोन ले या कहीं से फंडिंग ले, लेकिन वो सेल्फ डिपेंड बने और 4 लोगों को रोजगार दे। तो बिल्कुल माइंडसेट अभी तक क्या था कि हम जो कोई भी डिग्री प्रोग्राम में जाते थे उसका पर्पस ये था कि चलो कल को नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी चीज इसमें गवर्नमेंट मान के चल रही है कि अब कोई भी जॉब स्थायी नहीं है या कोई भी प्रोफेशन स्थायी नहीं है। हो सकता है कि 5-7 साल बाद हमें स्विच ओवर करना पड़ जाए। तो मल्टी डिसिप्लिन, हर स्टूडेंट को मल्टी डिसिप्लिन पढ़ाया जाएगा। वो सिर्फ ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं करेगा, वो उसके साथ 2 सब्जेक्ट उसको और रखने पड़ेंगे। तो वो उसमें वो म्यूजिक भी रख सकता है, उसमें वो लिटरेचर भी रख सकता है, जो उसमें फिजिक्स भी रख सकता है। अब कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं ना कि सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा। धीरे धीरे सारे स्पेशलाइजेशन खत्म हो जाएंगे और सबके सब जो है बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव में आएंगे। और ये जो मॉडल लिया है ये नालंदा और तक्षशिला का मॉडल लिया गया है, जो इसको कहते हैं लिबरल और आर्ट्स मॉडल। तो अब एजुकेशन जो होगी धीरे धीरे अगले 5-6 सालों में लिबरल आर्ट मॉडल पर होगी। नाम याद रखिएगा, लिबरल आर्ट्स। तो 64 कलाओं की शिक्षा दी जाएगी अब स्टूडेंट्स को। जो भगवान कृष्ण में 64 गुण थे, या जो नालंदा में जो शिक्षा दी जाती थी, एक स्टूडेंट में 64 तरीके के गुण विकसित किए जाते थे, उस तरह की कल्पना की गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में।
मोटिव इसका सीधा सीधा है कि हम जो देश में अभी तक बहुत सारे क्षेत्र बहुत पिछड़े हैं, अधूरे हैं, और आज भी देश को बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारा सामान, तो हमें चौथी औद्योगिक क्रांति देश में लानी है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो हम उसके बाद आयात आधारित अर्थव्यवस्था की जगह निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बन जाए अगले 1-2 दशकों में। तो हम हमारा जो विद्यार्थी होगा बड़ा जिज्ञासु होगा, उसमें बड़ी मोरल वैल्यू होंगी हाई, क्योंकि अब ये HRD ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री नहीं रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नेशनलिज्म में बड़ा ट्रस्ट रखने वाला होगा और सेवा भावी होगा, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप होगी, इनोवेशन के लिए उसका एक वो होगा, और सेल्फ डिपेंड होगा वो, और फ्यूचरिस्टिक होगा। तो ये सारे हमें ट्रैट्स डेवलप करने एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ भी जो भी टीचर्स अब रिक्रूट हो रहे हैं उनका प्रमोशन अब नॉर्मल वे में नहीं होगा कि इतने साल हो गए और आपका प्रमोशन होना है। अब आपकी डे टू डे परफॉर्मेंस, आपने जो भी प्रैक्टिकली काम किया उस पर सीनियर का रिमार्क भी, और स्टूडेंट्स जिनको आपने पढ़ाया उनका भी जो ओपिनियन है वो सारा मैटर करेगा, और उसके बाद आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो आगे आने वाला जो समय है बिल्कुल चैलेंजिंग है। अभी आप जॉब इजीली पा सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अगर 100 बच्चों को पढ़ाएंगे तो 100 के 100 बच्चों के रिमार्क बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए हर एक बच्चे को बड़ा सीरियसली हमें लेना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज है कि आने वाले 5-6 सालों में अब जितनी भी टीचर्स के जो BEd के प्रोग्राम है या नेट के प्रोग्राम है, ये सब खत्म हो जाएंगे, और हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बन जाएगा टीचिंग एजुकेशन का, अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, और 4 साल का प्रोग्राम चलेगा, वहां टीचिंग का ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद वो टीचर बन पाएगा। तो आप लोग लकीएस्ट लास्ट फेज वाले लोग हो जिनको अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। आगे आने वाला समय बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज वाला हो जाएगा। और जितनी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, अब तुम कॉलेज वाइज कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और रिपीटेशन भी बहुत हो जाता है, कॉपी कैटिंग भी हो जाती है, फर्जीवाड़ा भी हो जाता है। अब राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दी गई है, तो वहीं से सब्जेक्ट टॉपिक अप्रूव कराना पड़ेगा, और वही उसकी फंडिंग करेगी, वही मॉनिटरिंग करेगी। तो रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, मॉनिटरिंग नहीं, वो नहीं, गड़बड़ी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। तो वो जो भी समाज की, इंडस्ट्री की, सोसाइटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग आपके टॉपिक डिसाइड हुआ करेंगे आगे। तो ये बेसिक आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। तो छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन अभी हायर एजुकेशन खुले हुए हैं, जिनमें 100, 200, 500, 1000 बच्चे पढ़ते हैं, वो सारे या तो बड़े में मर्ज हो जाएंगे या उनको अपना स्वरूप बड़ा करना पड़ेगा। अब छोटे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं रहेंगे आगे आने वाले समय में, कम से कम 3000 कैपेसिटी का ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहा करेगा। और पूरा एक नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में। अभी संसद में नए सत्र में उसका बिल आ रहा है, उसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे और HRD मिनिस्टर उसके उपाध्यक्ष होंगे, और 15 से 20 बड़े बड़े शिक्षाविद उसके मेंबर होंगे। वो सारी मॉनिटरिंग करेंगे, और जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं, UGC, AICT या जितनी टीचर्स ट्रेनिंग वाली हैं, जितनी सब 17 संस्थाओं को मर्ज करके नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है। ये एजेंसी भी नाम होगा। तो अब UGC खत्म होने वाला, क्रैश होने वाला है, सब मर्ज हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो बिल्कुल नए प्रोस्पेक्टिव में अब सारी चीजें तैयार हो रही। जो मैंने आर्टिकल लिखा है कल हायर एजुकेशन पर, वो विशाल आपको शेयर कर लेंगे, तो आप उसमें और डिटेल में फीचर्स पढ़ लेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपसे नई एजुकेशन पॉलिसी में आपकी रोल के बारे में जरूर पूछा जाएगा। सारा फोकस सारे इंस्टीट्यूशन का वही है। हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर यूनिवर्सिटी में कमेटी बना दी गई है जिसका काम है नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चरल चेंज करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, समझे ना। और सबकी डेडलाइन फिक्स है कि 2021 तक ये होना है, 2022 तक ये होना है, 2024 तक ये होना है, 2026 तक ये होना है। अगले 25 सालों का पूरा रोड मैप बना दिया गया है इसमें, ठीक है। इंटरेस्टिंग और पॉलिसी। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए।
ये काफी चैलेंजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे हमें खड़ा कर देगी। और अब सारे कॉलेजेस को सरकार ने लोन देना शुरू कर दिया है। अब उसमें से अभी 29,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए मंजूर किया गया। अगले साल 1 लाख करोड़ रुपए ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो एज ए लोन होगा, इंटरेस्ट फ्री लोन 10 साल के लिए, और उसको उसमें से 25% वापस करना होगा। यानी अब इंस्टीट्यूशन जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन भी है वो कुछ ऐसे कोर्स चलाएंगे जिनमें वो हायर ज्यादा फीस लेंगे, जिससे वो अपने खर्चे निकाल सकें, सेल्फ डिपेंड बनाते जाएंगे, समझे ना। और 20% सीटें चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबको फ्री रखनी पड़ेंगी गरीब बच्चों के लिए। और 30% बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऑफर रहेगा। 10 से लेकर 90% तक स्कॉलरशिप देनी होगी जरूर, धीरे धीरे अगले फेज में। तो जिससे मेरिटोरियस बच्चा है जो फाइनेंशियली कमजोर है उसको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, किसी का और क्वेश्चन? हेलो। हाँ सुदीप्त मुखर्जी। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं सुदीप्त मुखर्जी झारखंड से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी हाँ सुदीप्त। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था कि मैं सर कॉमर्स से JRF हूँ सर, और एजुकेशन से भी JRF हूँ। ठीक है, तो इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगी क्या इस बिल्कुल इंटरव्यू में? मिलेगी। अगर मैं हेलो, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप कन्विंस कर पाए कि आपकी दोनों डिग्रियां जो एडिशनल हैं ये उस जॉब के लिए आप ज्यादा आपको मतलब स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा लाभदायक है, इंस्टीट्यूशन के लिए ज्यादा लाभदायक है। जी सर, लाभदायक तो है, क्योंकि आपसे अगर मैं पूछेंगे सिलेक्ट वो होता कि हूँ, भाई क्यों, इसके फायदे क्या मिलेंगे हमें, आप क्या जवाब दोगे उसमें? जी सर, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं एजुकेशन भी BEd क्लासेस भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सर उसके लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने BEd M.Ed और आपका MA इन एजुकेशन भी किया हूँ, और साथ साथ उसमें भी JRF हूँ। नहीं, दूसरा आप ये जवाब देंगे कि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जब टीचर्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन खुलेंगे तो उस जगह भी मेरे पोटेंशियल की हेल्प हो सकती है। जी सर, तो यूज हो सकता न्यू है ना। एजुकेशन पॉलिसी में इसकी प्रावधान किया गया है सर। हाँ तो उसमें मेरा डबल जो कैलिबर है, डबल डिग्री है, उसमें उसका फायदा मिल जाएगा, क्योंकि एफिशिएंट लोग चाहिए होंगे, ज्यादा नॉलेजेबल चाहिए होंगे जो नए टीचर्स को ट्रेन कर सकें। तो मैं वहां भी अपना एक रोल निभा सकता हूँ। जी। आपको सिस्टम में फिट होना आना चाहिए, आपकी यूटिलिटी होनी चाहिए। सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पैसा खर्च कर रहा है तो वो उस पैसे का रिटर्न देखेगा ना। जी सर जरूर। ये आपको सैलरी मुफ्त में थोड़ी दी जाएगी। नहीं सर, जनता के टैक्स का पैसा अगर आपको जाएगा या कोई स्टूडेंट की फीस का पैसा आपको दिया जाएगा तो उसके बदले में आपको रिटर्न करना है उसको। तो उस बोर्ड को देखना है कि आप उतने कॉम्पिटेंट हो कि नहीं हो, जितना हम उस पर खर्च करेगी सरकार उतना आप उसको लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे। जी सर। तो सरकार के रूप में एक व्यापारी बैठा होता है वहां बोर्ड। जी सर। वो देखता है कि भाई हमने इस पे 1 साल में 10 लाख रुपए हमने खर्च कर दिया और इसने नुकसान कर दिया देश का, तो फायदा क्या है इस? अब ऐसा व्यक्ति रहा, इसने ऐसे पोटेंशियल निकाल दी, करोड़ों का फायदा हो गया, ये बड़ा वर्कफुल आदमी है, तो आपको प्रमोट करेगी, आपको सपोर्ट। अच्छा, दूसरी चीज है कि आप प्रमोशन जो आगे होंगे उसमें एज वाइज और रैंकिंग वाइज नहीं होंगे। अब आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और आप एज अपने सीनियर से 4 साल छोटे भी है तो हो सकता है आप प्रमोट हो जाए, वो नीचे रह जाए। जी सर समझे ना। तो अब तो परफॉर्मेंस बेस्ड सारा कुछ होना है आगे। और सर एक प्रश्न और था सर। इंटरव्यू में एज ए JRF इसकी चूंकि पॉइंट तो सर नेट का 8 पॉइंट और JRF का 10 पॉइंट जी, तो इंटरव्यू में एज ए JRF की कुछ मतलब प्राथमिकता मिलती है या 2 ही पॉइंट जो JRF में अगर मिलता है? आपने कोई रिसर्च कर रहे हैं क्या? जी सर चल रही रिसर्च? हाँ, रिसर्च चल रही है सर। हाँ, तो ये एडवांटेज मिलती है ना। देखिए JRF निकालना बहुत सेलेक्टेड लोग निकालते हैं, तो आपको ज्यादा कैलिबर, ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगी। मगर आपसे ज्यादा गहरे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपसे ज्यादा अच्छे उत्तर की अपेक्षा भी की जाएगी। हाँ, प्रॉब्लम सर ये है कि PhD की एक अच्छा सा पॉइंट है हमें तो ये लग रहा है कि सर शायद मुझे इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि वो पॉइंट मेरा नहीं ना हो पा रहा है सर। सुदीप्त, तो यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। पॉइंट रिलेटेड डिस्कशंस हम लोग यहाँ पे ना करें। जी, सॉरी। मैंने पहले भी बोला इस चीज को। आप मुझे इंटरव्यू प्रोफेसर की बात करें तो टेक्निकल जो भी आपकी चीजें आप देखिएगा,
हाँ वो तो बात है ही। ठीक 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ चेतन जी पूछिए। सर, जी सर, मैं चेतन कुमार चौधरी बोल रहा हूँ झारखंड से। जी जी सर, मैं यहाँ पे हाई स्कूल साइंस टीचर हूँ सर। और मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, मैं पिछले 3 साल से बच्चों को इंस्पायर मानक अवार्ड दिला रहा हूँ सर, और उनको स्टेट लेवल तक का लेके जा रहा हूँ। ठीक लेकिन है। मैं इसको कैसे अपने इंटरव्यू में यूज करूंगा, क्योंकि ये अवार्ड तो बच्चों के लिए ही है, अवार्ड तो बच्चों को मिलता है। नहीं, आप कैसे उनका इसका एक mental- एप्रिसिएशन लेटर अपने कॉलेज से ले सकते हैं, वो अपने बायोडाटा में जोड़ दीजिए। बायोडाटा में जोड़ दे सर। अंडर योर लीडरशिप स्टूडेंट गेट दैट टाइप ऑफ अवार्ड। ओके सर। आपकी गाइडेंस में, आपकी लीडरशिप में बच्चों को ये मिला है। और सर, एक बड़ा पर्सनल थोड़ा मेरा क्वेश्चन था इंटरव्यू लेके। थोड़ा देखिए, सा मुझे अपना परिचय भी। अगर बोर्ड आप चाहते हैं बोर्ड की नॉलेज में ये आए, तो कहीं ना कहीं आपके बायोडाटा में इसका जिक्र होना चाहिए। सर बिल्कुल मैं चाहता हूं, क्योंकि तो मैं खुद प्रोजेक्ट बना के डीएसटी भेजता हूं और बच्चों को अवार्ड दिलाता हूं। ये मेरी खुद की कोशिश रहती है कि मेरे में अंदर जो कुछ है रिसर्च, वो मैं बच्चों को उसको ट्रेन कर इसके पाऊं और बच्चों में बोर्ड जागरूकता। आपसे बोर्ड कुछ ना कुछ इसके प्रमाण मांगेगा ना, कि आपने किया है इसके, ये आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ये कैसे पता चलेगा बोर्ड को? अच्छा जी जी, तो जो पेपर कटिंग का नाम वाम है उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा, नहीं सर? बस बस, हाँ, अपने बायोडाटा में रखिएगा वो। ओके सर, ओके ओके ठीक है ना। ओके। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन भी वो है आपसे यही पूछ सकते हैं कि जब आप वहां अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बिना बात यहाँ क्यों आ रहे हो? सर। जैसा कि आप ही का ही आंसर था कि हर कोई प्रोग्रेसिव होता है और आगे Exactly. आगे की ओर बढ़ना। आप ये कहें कि मेरा पोटेंशियल अगर हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स में यूज होगा तो वो बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी परिणाम आ सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम करूं जिससे जो हम पेटेंट भी रजिस्टर्ड करा लें तो हम इंटरनेशनली उसको सेलेबल बना देंगे। जी 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 बिल्कुल सर। ठीक है ना। और सर, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जैसे कि मैं पोस्ट पीएचडी 4 साल रिसर्च किया हूँ, तो पोस्ट डॉक भी किया हूँ आईसर कोलकाता से। तो मेरा ये रहा इंटरव्यू में कि बहुत ही इंटरव्यू मैंने फेस किया, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं जब भी इंटरव्यू फेस करता हूँ तो मैं सेलेक्ट होता हूँ। ठीक है। जहाँ पे पैनल में 8-8 और 4-4 5-5 6-6 साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन जब भी गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में जाता हूँ तो मुझे असफलता मिलती है, और मैं रीजन नहीं समझ पाता हूँ कि मैं क्या मेरी नॉलेज में कमी है, क्या मेरी डिलीवरी में कमी है। जबकि मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट के सामने पोस्ट डॉक ले लेता हूँ, रिसर्च एसोसिएटशिप ले लेता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू में मैं फेल हो जाता हूँ। आपको लगता है क्या क्या कमी लगती है आपको, क्या कहाँ प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम सर, वो मुश्किल से 1.5-2 मिनट ही देते हैं। और अगर उन्होंने, जैसे कि मेरे को 2-3 इंटरव्यू का मेरे को चांस मिला गवर्नमेंट में, वो 2 मिनट 3 मिनट खाली एक खाना पूर्ति जैसा करते हैं, फिर इधर उधर की सवाल कर देते हैं, या फिर तो वो उनको कहते लगता हैं हो ठीक कि है जो जाइए। पोस्ट है उसके लिए आप ओवर एलिजिबल हो, तो उनको एवरेज लोगों को रखना हो। अच्छा सर, ऐसा ठीक है। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन और ये था कि जब इंटरव्यू ज्यादा देर तक नेगेटिव चल मत जाता लीजिए है। चीजों को, आप पॉजिटिव लीजिए कि मैंने आपको बीच में बताया था ना कि आपका कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो है एसेट है। तो आपको कन्विंस कराना है, अगर 2 मिनट का आपको लगता है कम टाइम मिलना है, तो सबसे पहले अपनी पोटेंशियलिटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करा दो बोर्ड को। नहीं सर, निगेटिव उसको नहीं लगे कि ले ये रहा हूँ बंदा मैं। इस जॉब के लिए सबसे फिट है, और कुछ नहीं, भी नहीं, ये निगेटिव आ जाएगा तो रिवोल्यूशन कर देगा वहां पर। नहीं नहीं, निगेटिव नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पोस्ट डॉक भी किया हूँ सर। तो मेरे को पैनल में 10 साइंटिस्टों को फेस किया हूँ, और मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू फेस करने का। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेके, क्योंकि ऐसे 1-2 जगह मेरे को चांस मिला था, तो वो मैं वहाँ पे असफल रहा था। मतलब सर, एक क्वेश्चन और है, जब इंटरव्यू ज्यादा देर तक होने लगता है, जैसे मोर देन हाफ एन आवर हो जाता है, तो फिर मेरे बीच में फिर मुझे ओंठ सूखने लगते हैं। तो उस समय क्या मैं पानी उनसे पी सकते हो, मतलब पानी रखा होता है वहां पर। पानी में उनसे पी सकता हूँ, हाँ, डिमांड मंगा भी करके पी सकते हैं, सकता हूँ? उसमें प्रॉब्लम नहीं। ओके 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 ओके। इनिशियली जब ऑफर करते हैं तब नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर जी। आपको लॉन्ग टर्म लगता है तो आप कहें सर पानी मिल जाएगा, कि तो नॉर्मली तो रखा भी होता है, और नहीं रखा हाँ होता जी मंगा जी। भी सकते हो। ओके 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 सर, ठीक है। ये कि बहुत नॉर्मल बहुत ह्यूमन धन्यवाद सर। रिक्वायरमेंट है, वो उसको तो आप ले ही सकते हो ना, उसमें क्या परेशानी है। हाँ जी 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 कोशिश करें कि ना जरूरत पड़े, समझे ना। जी लेकिन अगर ऐसा जी है जी। तो आपकी, अगर आपकी परेशानी और जरूरत है तो फिर मांगिए, उसमें क्या परेशानी है। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली मैं 1-2 इंटरव्यू में आपको ऐसा फेस कंफर्ट किया रहना है कि वहां वो। पर, वहां प्रेशर फील नहीं करना है। जी 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 अगर जी। आपको जवाब देने में परेशानी हो रही, बिना पानी के गला सूख रहा है, तो फिर तो आपको जरूरत है ना उसकी, मांगिए उसको, हाँ उसमें जी, क्या। हाँ,
क्योंकि सर एक दो इंटरव्यू में ऐसा फेस किया कि मोर देन हाफ एन आवर इंटरव्यू चल गया, फिर वहाँ पे मेरे को आप प्रेशर फील करने लगते हो, आपके साथ मुझे जो समझ में आ रही है ना, आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हो, आप कंफर्ट नहीं रहते, इसलिए गड़बड़ होती है। आप बिल्कुल कंफर्टेबली एंजॉय कीजिएगा, आपको इस बार बोर्ड लंबा इंटरव्यू मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी करेगा, मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। बिल्कुल कंफर्ट, आप प्रेशर में बताना बिल्कुल भी। जी 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 जी। आप पहले 5-7 मिनट खराब कर देते हो, इनिशियल इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं जाता, एक तो आपकी एंट्री नहीं आती, आप थोड़ा लेथार्जिक एंट्री करते हो मेरे हिसाब से। सर ऐसा तो कुछ थोड़े सीनियर हो गए तो कई बार क्या हो जाता है कि आदमी कैजुअल हो जाता है, और बोर्ड को एकदम स्मार्ट लोग चाहिए, जिनके कम से कम एक पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए ना, कम से कम। आप हाईली एजुकेटेड और दिख नहीं रहे, एक बिहार वाली अप्रोच भी हो जाती है थोड़े, या कि थोड़े से रिलैक्स हो गए, कैजुअल से हो गए, यू नेवर डू दिस। आपको बिल्कुल प्रॉपर रहना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है, स्मार्टली आप जो एंट्री करेंगे उसी से आपका एकदम है ना आया और छा गया, जैसे पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है ना। जी 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 जी, बिल्कुल हीरो है आप, वो फील रखिएगा। जी 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 जी, ठीक है, बहुत नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हम लोग चाहेंगे कि जब इंटरव्यू का डेट निकले उससे पहले भी इस तरह का एक जूम मीटिंग हो। इंटरव्यू का डेट जब भी कहेंगे कर लेंगे। इंटरव्यू का डेट सबका अलग अलग होगा, मैं अनु सर से रिक्वेस्ट करूंगा और फिर उस टाइम हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब वो क्लासेस भी रहते हैं सर के और मेरे भी क्लासेस रहते हैं, तो हम लोग स्केड्यूल उसको देख लेंगे और देख के फिर हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे, तो हम कोशिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन अभी एंड करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं, मेरे ख्याल से मोटे सारे डिसीजन हो गए। हाँ, थैंक यू सर फॉर सेशन, ठीक है। और आपको फिर क्लास में तो आपको परेशान करता ही रहता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में परेशान करता ही रहता हूँ, और ऑलवेज वेलकम, माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। वहां पर स्टूडेंट्स के लिए परेशान करता हूँ सर, यहाँ पर आपको प्रोफेसर्स के लिए परेशान करता रहूंगा। अरे आप लोग प्रोग्रेस करो बस, सबसे अच्छा, इससे बढ़िया क्या कंट्रीब्यूशन होना है नहीं है। थैंक यू सर। ओके डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।